नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। मैं आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। यह चैनल जो मैंने बनाया है वो सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, प्राध्यापक के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए और सामान्य जन के लिए भी ये वीडियोस मैं बनाता हूं। आज का वीडियो है मेद धातु भाग 3। ये सब वीडियोस मैं हिंदी में बना रहा हूं। ये जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो क्रिया शारीर जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर बीएमएस को, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये जो हम आयुर्वेद का कोर्स है ना उसमें फर्स्ट ईयर को आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें ये वीडियोस बिल्कुल काम आ जाएगा। फिर इतना ही नहीं, तो ये कंसेप्ट जो आयुर्वेद की है, दोष धातु मल विज्ञान, ध्यान से सुनिए, दोष धातु मल विज्ञान। दोष का मतलब है वात पित्त कफ बायो एनर्जीज, धातु का मतलब है 7 बॉडी टिश्यूज, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शक्र, और मल वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यूरिन, स्टूल एंड स्वेट, मूत्र, मल और स्वेद। तो आज हम मेद धातु भाग 3 का चर्चा करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9226810630। आप मेरे को पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए या पेड आयुर्वेद के क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं सिर्फ व्हाट्सएप के द्वारा। ये मेरा डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है आयुर्वेदिक मेडिसिन काय चिकित्सा एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी क्रिया शारीर। तो चालू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदा अबाउट धातु। हर एक धातु के बारे में हिंदी में मैं वीडियो बना रहा हूं। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड रस रक्त मांस धातु के तीन वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। हर एक वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इस भाग 3 में मेद धातु के बारे में, मेद धातु का मतलब फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। इसमें हम मेद धातु सारता के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज सारता? व्हाट इज सारता? सारता क्या है? दिस इज क्वालिटी एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ये कितना फायदेमंद है हमारा शरीर, ये जो गुण कर्म वाला जो मेद धातु है वो कितने स्ट्रांग है, अपनी हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है या मॉडरेट है या वीक है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है इसके बारे में चर्चा करेंगे सारता में। सारता का मतलब है आयुर्वेद के हिसाब से विशुद्ध तर धातु, विशुद्ध तर धातु, मोस्ट प्यूरिफाइड। दिस इज बॉडी टिश्यू दैट इज मेद धातु। उसमें 3 प्रकार होते हैं, उत्तम सारता, मध्यम सारता और हीन सारता। उत्तम का मतलब बेस्ट क्वालिटी, मध्यम सारता का मतलब मॉडरेट क्वालिटी और हीन सारता का मतलब पुअर क्वालिटी। उसके बाद मेद धातु के उपधातु मैं बताऊंगा, मेद धातु के मल कौन से हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मेद धातु एडिपोज टिश्यू अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, दैट इज मेद धातु वृद्धि एक्सेस एंड मेद धातु क्षय डेफिशिएंसी। दिस इज फर्स्ट ईयर बीएमएस लेक्चर, क्रिया शारीर लेक्चर। मेद धातु सारुता के बारे में चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 8 में चर्चा की गई है। क्या बताया है चरक ने? वर्ण स्वर नेत्र केश, ध्यान से सुनिए, वर्ण स्वर नेत्र केश, लोम नख दंत ओष्ठ, मूत्र पुरुषेषु विशेषता स्नेहो। ये जो शरीर के हमारे अवयव है, ये जो एलिमेंट्स है, उसमें ज्यादातर अंचसनेस रहेगा, स्निग्धता रहेगी, लुब्रिकेटिंग फैक्टर रहेगा, विशेषता स्नेह, उसको बोलते हैं मेदसाराणाम। ये सारता होने से क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को क्या क्या फायदे मिल जाएंगे? सा सारता वित्त, पैसा मिल जाएगा, ऐश्वर्य, सुख, हैप्पी, उपभोग प्रदानानि, इसके सब ये चीजें मिल जाएंगी। आर्जवम, फिलहाल ये व्यक्ति बहुत पोलाइट होती है, आर्जव का मतलब है पोलाइट, नम्र होती है। सुकुमार उपचारताम आचष्टे, देखने में तो ये बहुत बढ़िया देखेंगे, फिलहाल उनको ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट्स या हार्श मैनेजमेंट काम नहीं आती। तो सुकुमार उपचार, उपचार का मतलब है ट्रीटमेंट्स या मैनेजमेंट। जैसे कि ये व्यक्ति को ओबेसिटी की संभावना रहती है तो हम बोलेंगे दौड़ते चलो, रोज कम से कम एक 10-12 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश कीजिए। तो इसको
तुरंत एकाएक फायदेमंद नहीं रहेगा, बिकॉज ही इज अ सुकुमार उपचारतम आचष्टे। सुश्रुत ने क्या लिखा है? सारता का संदर्भ चरक विमान स्थान में है, वैसे सुश्रुत सूत्र स्थान में है। स्निग्ध वही वही है, स्नेह एंड स्निग्ध इज द सेम। स्निग्ध अंचसनेस, जैसे हम घी की बात करते हैं, तेल की बात करते हैं, ऑयलिंग की बात करते हैं, गैराज में डालते हैं ना हमारे व्हीकल, किसके लिए? हाँ, ऑयलिंग करने के लिए, ओवर ऑयलिंग। वैसे मेद धातु हमारे शरीर का ओवर ऑयलिंग करता है। स्निग्ध, क्या क्या स्निग्ध होते हैं? मूत्र यूरिन, नेत्र आईज, स्वेद स्वेट, स्वर वॉइस, बृहत शरीरम आयास असहिष्णु मेधसा। ये देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसका शरीर देखने में बड़ा बड़ा दिखता है, जिसकी मेद सारता है वो शरीर में देखने में बृहत का मतलब बड़ा साइज वाला होता है। हाँ, उसको ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज कपड़े पहनने पड़ते हैं। फिलहाल ये होते हुए भी क्या है वो? आयास असहिष्णु। उसको श्रम जो है, आयास का मतलब है एक्सर्शन, वो उसको नहीं सह पाता। उसको कौन से भी श्रम को थक जाता है बेचारा, बृहत शरीर होने के बावजूद। दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल फीचर ऑफ मेद धातु सारता। सारता का मतलब है शुद्धतर, मोस्ट प्यूरिफाइड, उत्कृष्ट गुणयुक्त, सम्यक मात्रा में मेद उपस्थित होने पर जो ये वाले एलिमेंट्स है अगले अवयव में मेद लक्षण विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं। कहा? नेत्र, आंख में, केश हेयर, लोम बॉडी हेयर, नख नेल्स, दंत टीथ, ओष्ठ लिप्स, ये सभी के सभी अवयव स्नेहयुक्त, स्निग्ध और सतेज होते हैं। नेत्र त्वचा के द्वारा स्निग्धता, स्नेह का आसानी से आकलन होता है। इजीली वी कैन एग्जामिन। त्वचा स्निग्ध पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आती, नेत्र की स्निग्धता पहचानने में दिक्कत नहीं आती, फिर लोम में पहचानने में दिक्कत आ सकती है। स्वर स्निग्धता का अर्थ है सॉफ्ट वॉइस। जो भी बड़े बड़े गायक सिंगर्स रहते हैं ना, मेल या फीमेल सिंगर्स, वो ज्यादातर मेद धातु सारवान रहते हैं। और एक लक्षण जैसे मैंने पहले बताया था, वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण, शरीर बृहत बड़ा होने के बावजूद स्थूल होकर भी वो श्रम सह नहीं पाता। एंड्योरेंस इज वेरी लेस। आयास असहिष्णु, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अभी प्रैक्टिस में, हम प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर होके जब मेडिकल डॉक्टर बन जाते हैं तो हमें मेद धातु की सारता पहचानी है, तो कैसे करेंगे? प्रश्न परीक्षा करेंगे, दर्शन करेंगे, स्पर्शन करेंगे। मेद धातु बलवान है या दुर्बल है? तो क्या करते हैं? नेत्र, केश, लोम, नख और दंत, इन अवयवों में स्निग्धता है क्या? स्निग्धता होती है तो उसको बोलेंगे मेद सारवान। हाँ, नहीं है स्निग्धता, रुक्ष नेत्र हैं, ड्राई आईज, केश, नख, नेल्स एंड हेयर, इनमें भी रुक्षता, ड्राइनेस दिखाई देता है, तो क्या बोलेंगे? मेद असार है, द क्वालिटी इज नॉट गुड। देन उसके बाद हम देखेंगे इसकी, पेशेंट की या व्यक्ति की आवाज कैसी है। स्वर मधुर है, मृदु है? हाँ है, तो मेद सारवान है। अगला क्वेश्चन, दीर्घकाल तक स्निग्ध पदार्थ मतलब दूध, तैल, घृत सेवन किए बिना, फैटी सब्सटेंस आप लेते नहीं खाने में, उसके बावजूद, या आपको शरीर आपको कभी भी अभ्यंग नहीं करते, शरीर को तेल नहीं लगाते, फिलहाल उसके बावजूद आपकी जो स्किन है, त्वचा है, वो चिकनी है, वो स्किन जो है वो स्निग्ध है, मृदु है, वो बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती, मालिश करने की कोई जरूरत नहीं है, तेल तुक खाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, साथ साथ ही साथ त्वचा के साथ साथ जो अस्थि बोनी जॉइंट्स है, जोड़ों में स्नेहन बना रहता है। जो हलचल होती है हमारे घुटने की या कौन सी भी जॉइंट की, तो कट कट ऐसे क्रेपिटस या कोई आवाज नहीं आता, तो उसका मतलब है उसमें पूरे तरह से स्निग्धता है। तो ये मेद सारवान का लक्षण है। ये इसमें स्निग्धता बनी नहीं रहती, आपका त्वचा बिल्कुल रुक्ष रुक्ष हो जाती है, त्वचा रुक्ष हो जाती है, और जोड़ों में हलचलों के समय कट कट आवाज निर्माण होता है, तो इसका मतलब है आपके शरीर का मेद धातु दुर्बल है या हीन सार है।
अगला क्वेश्चन, व्यक्ति को पूछो आप, शीतकाल में त्वचा रुक्ष होती है क्या? विंटर में आपको क्रीम लगाने पड़ते हैं क्या, कोल्ड क्रीम? वो बोलते हैं हाँ हाँ मेरे को बिल्कुल ड्राइनेस आ जाता है, तो उसकी मेद धातु दुर्बलता है। मेद धातु की क्वालिटी नहीं अच्छी, क्वांटिटी नहीं अच्छी, फंक्शंस नहीं अच्छे, हाँ, और उसकी त्वचा रुक्ष नहीं होती, तो उसका मतलब है उसका मेद धातु जो है वो ठीक ठाक है, गुड क्वालिटी का है, प्रवर और उत्तम सारता उसमें है। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डिफिकेशन, स्टूल के बारे में। उसकी जो टट्टी होती है मल प्रवृत्ति, वो कॉन्स्टिपेटेड टेंडेंसी है क्या? वो बोलेगा हाँ मेरे को बार बार दिक्कत आती है, परेशानी आती है टट्टी होने में, तो उसका मतलब है मेद धातु स्निग्धता शरीर की पूरी अच्छी नहीं है, असार या हीन सार है। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को टट्टी बिल्कुल हर रोज एक दफा बिना स्ट्रेनिंग आई गेट द नॉर्मल स्टूल्स, bowel is opened regularly, then that is a मेद सारवान। जब बाय चांस मेद धातु असार हो या हीन सार हो या मध्यम सार हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि वजन कम होना, मेदो दुष्टि होने पर, ये क्षय होने पर, और ये मेद वृद्धि होने पर स्थूलता आ सकती है, ओबेसिटी आ सकती है, बॉडी मास इंडेक्स 25 से आगे चल सकता है। उसके साथ साथ ज्यादा पसीना आता है तो त्वक कंडू, खुजली आती है, प्रूरेटस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ईचिंग बोलते हैं। उसके साथ साथ मेद धातु दुर्बल या दुष्ट होने पर अतिस्वेद प्रवृत्ति होती है, जिसको इंग्लिश में हाइपर हिड्रोसिस कहा जाता है, पसीना ज्यादा आता है। तो ये सब ठीक ठाक करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे शरीर का, जिसका भी शरीर में मेघ धातु दुष्ट है या हीन है या एक्सेस है, तो मेरे को ठीक ठाक करने के लिए कुछ रसायन प्रयोग करने चाहिए। जैसे कि वजन बढ़ाना है, मेद क्षय है, दुर्बलता कम करनी है, तो उसको मैं क्या दे सकता हूँ, महायोगराज गुग्गुलू दे सकता हूँ। भैंस का दूध और घी खाने के लिए सलाह दे सकता हूँ। उसके प्रिस्क्राइब करने में शतावरी घृत प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। तैल अभ्यंग, उसको बोलेगा मैं पूरे शरीर को आप फुल बॉडी ऑयल मसाज बीच बीच में लेते जाइए। आस्कंद चूर्ण उसको लेने के लिए कह सकता हूं, या अश्वगंधारिष्ट भी प्रिस्क्राइब कर सकता हूं, मेद धातु के टॉनिक या रसायन के स्वरूप। मेद धातु का उपधातु स्नायु है, मेद सहा स्नायु संभवाहा, दिस इज सेकेंडरी टिश्यू, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15। स्नायु ये रज्जु जैसा मजबूत तथा लचीला शरीर अवयव है, उसके बारे में रचना शरीर में आप ज्यादा पढ़ेंगे। मेद धातु का मल कौन सा है, स्वेद, स्वेदस्तु मेदसः मलः, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15। स्वेद अर्थात पसीना, त्वचा से रोमकूप के द्वारा बाहर निकलने वाला पानी जैसा जो द्रवरूप मल है उसको स्वेद बोलते हैं, वो मेद धातु का मल है। अभी मेद धातु की विकृति दो प्रकार की होगी, एक वृद्धि दैट इज एक्सेस, या क्षय दैट इज डेफिशिएंसी। ये जो वृद्धि या क्षय होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः। द्रव्यतः इंग्लिश में बाय सब्सटेंस, गुणतः बाय प्रॉपर्टीज, कर्मतः बाय फंक्शन। ओके, तो मेद धातु की वृद्धि हो जाने पर क्या हो जाएगा, मेदः स्निग्ध अंगताम, उदर पार्श्व वृद्धि का श्वास आदिन दौर्गंध्यम च, चरक सूत्र स्थान अध्याय 15। पचन में भारी, हेवी फूड स्टफ, हाई कैलोरी डाइट, फैटी सब्सटेंसेस, अति तेल युक्त आहार तथा शारीरिक श्रम का अभाव, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इससे क्या हो जाता है, सामान्य विशेष सिद्धांत के द्वारा मेद गुण समान आहार विहार के कारण मेद वृद्धि होती है। मेदो रोग जो है उसको, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, ओवरवेट कहते हैं, स्थौल्य, ये आयुर्वेद ने उसको अष्टौ निंदित कहा गया है। दीज आर द बैड डिसीजेस विच कैन मेक द क्वालिटी ऑफ द लाइफ बिकम्स मिजरेबल। क्वालिटी अच्छी नहीं रहती उन व्यक्ति की जिनको ये व्याधि होती है। इसमें से एक है अतिवृद्धि, अति स्थौल्य, अति कार्श। ठीक है, ये याप्य व्याधि है। याप्य का मतलब होता है कि ये पूरे ठीक ठाक होने वाला नहीं है। जब तक आप परहेज रखेंगे, जब तक आप एक्सरसाइज करेंगे, जब तक आप कुछ मेडिसिन लेंगे, उस वक्त तक सिर्फ आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। आप परहेज छोड़ देंगे,
स्वीट्स खाने चालू कर देंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल चालू करेंगे, तो फिर आपको ओबेसिटी या वजन बढ़ने की शिकायत फिलहाल उभर के आ सकती है। तो दिस इज अ लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट, लाइफ लॉन्ग परहेज रखना पड़ेगा आपको। इसके परिणाम स्वरूप उदर एवं पार्श्व में मेद की अतिसंचिति होकर उदर लंबनम, पेट छूटना, ये लक्षण उत्पन्न होता है। ये जो मेदोरोग होता है, स्थौल्य होता है, ये व्यक्ति अपेक्षाकृत एज के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से जल्दी थक जाती हैं, अर्ली गेट टायर्डनेस, क्लम हो जाता है, बिना श्रम से थकान महसूस होती है, ब्रेथलेसनेस होता है, एक्सर्शन ऑन डिस्निया, श्रमज श्वास, एक्सर्शन ऑन डिस्निया, कहीं पर्वत चढ़ने के बाद, सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसको सांस लगती है, ब्रेथलेसनेस होता है, डिफिकल्टी इन टेकिंग द रेस्पिरेशन। उदर में मेद संचिति के परिणाम स्वरूप जो मध्य पटल है उरा और उदर में, जिसको डायफ्राम बोलते हैं, उसके दबाव आ जाता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर दबाव आने से प्राण और उदान जो वायु है आयुर्वेद के हिसाब से, ये 5 प्रकार के वायु होते हैं, मालूम है आपको, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। इसमें से प्राण इंस्पिरेशन और उदान एक्सपिरेशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो उसमें गति वैषम्य निर्माण होता है, और गति वैषम्य निर्माण होने से उस व्यक्ति को ब्रेथलेसनेस, श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, कास, कफ, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मेद एवं कफ का अति निकट संबंध होने के कारण भी, क्योंकि यह आश्रयाश्रय संबंध है, कफ दोष ये आश्रयी है और मेद धातु आश्रय है, तो कफ मेद के सहारे अपनी कार्य करता है, प्राकृत भी और विकृत भी। तो इसी के कारण जो कफ के विकार है वो मेदोरोग के विकार भी जाने जाते हैं, जैसे श्वास, ब्रेथलेसनेस एंड कास, ये कफज व्याधि मेद वाली व्यक्ति में हो जाते हैं। मेदो वृद्धि के कारण क्लेद संचिति, जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जिसको क्लेद बोलते हैं, वो बढ़ जाते हैं। उसके द्वारा शरीर में दुर्गंध आ जाता है, दुर्गंध युक्त अतिस्वेद प्रवृत्ति, ये लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो हमें चिकित्सा करनी है। एक्सेस में धातु, एडिपोज टिश्यू इज इन एक्सेस, तो कौन सी भी धातु की क्षय वृद्धि निर्माण होने की जो प्रक्रिया है या चिकित्सा देने की जो हमारी सिस्टम है, वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ये कभी भी भूलना नहीं। आप लिख दीजिए नोटबुक में, उसको बोलते हैं सामान्य विशेष सिद्धांत, होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस प्रिंसिपल। सामान्य विशेष सिद्धांत के आधार पर मेदो वृद्धि में मेद गुण के विरोधी आहार विहार औषधियों की योजना हम कर सकते हैं, जैसे कि मेद के स्निग्ध गुण के विरोधी वृक्ष आहार द्रव्य सेवन कर सकते हैं, ज्वार है, नाइली, क्लथ इत्यादि। स्थिर गुणों के विरोध में के लिए व्यक्ति को व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। मेदोघ्न जो मेडिसिन है, जिसमें त्रिफला गुग्गुल बहुत अग्रेसर है, त्रिफला गोली 4-4 गोली 3 या 4 दफा लेने से आपकी वजन बिल्कुल कम हो सकता है, त्रिफला गुग्गुल। दिस इज रिसर्च प्रूवन मेडिसिन। और एक है ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेदोहर गुग्गुल, नवक गुग्गुल, ये इस औषधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात बढ़ाते हैं मेद धातु क्षय के बारे में। मेद क्षय प्लीहा वृद्धि, स्प्लीन, प्लीहा का मतलब है स्प्लीन, स्प्लेनोमेगैली, संधि शून्यता, बोनी जॉइंट्स में कुछ ताकत नहीं रह पाती, रौक्षम, पूरे शरीर को रुक्षता आ जाती है, ड्राइनेस, मेदूर मांस प्रार्थना, खाने की इच्छा, क्या खाने की इच्छा, मटन खाने की इच्छा, मेदूर प्रभुत्व रूप से यह मांस, मटन, मछली खाने की इच्छा जब भी डेफिशिएंसी होती है अपने आप पैदा होती है, सुश्रुत में लिखा है। वाग्भट लिखता है मेदसी स्वप्नम कट्याह प्लिहो वृद्धि ही, कृशांगता, वेट लॉस हो जाता है। चिरकालीन व्याधि के कारण जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, स्टार्वेशन है, कैंसर है, HIV है, प्रमित अशन, हमेशा कम खाना, हमेशा डाइटिंग करना, सूखा पड़ना, इन कारणों से मेद क्षय होता है। शरीर भाग, जैसे आप तो जानते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, मैरास्मस एंड क्वाशियोरकॉर,
ये जो व्याधियां बताए हैं मॉडर्न साइंस ने, उसमें भी मेद धातु क्षय दिखाई देता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्षय हो जाता है। शरीर भार जो है, वेट, वो अत्यधिक कमी आती है, कृशांगता, वेट लॉस हो जाता है। मेद एवं कफ का निकट संबंध होने के कारण मेद क्षय में कफ क्षय भी हो जाएगा। और उसके कफ क्षय से कौन सी लक्षण मिलेंगे? बोनी जॉइंट्स में, जोड़ों में स्निग्धता कम होने के कारण संधि शून्यता, दैट इज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन द बोनी जॉइंट्स, जैसे कि कमर में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, एक्सेट्रा। स्निग्ध गुणी मेद जब कम हो जाता है तो और क्या होता है? शरीर में सर्वत्र रुक्षता बढ़ जाती है। स्किन बिकम्स ड्राई, नॉन इलास्टिक। साथ ही साथ मेदक क्षय दूर करने के लिए उस व्यक्ति को निसर्गतः मेदूर मांस प्रार्थना, फैटी सब्सटेंसेस खाने की इच्छा निर्माण होती है। मेद धातु क्षय में प्लीहा वृद्धि क्यों होती है, ऐसा प्रश्न आपके रिटर्न पेपर में एसएक्यू के लिए या वाइवा ओरल प्रैक्टिकल के समय बिल्कुल ही पूछा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज स्प्लेनोमेगाली इन मेद धातु क्षय। इसके बहुत सारे आंसर्स दे सकते हैं हम। पहला रीजन ऐसा है, वात वृद्धि, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप। ध्यान से सुनिए, कौन से भी शरीर का घटक कम हो गया तो वात वृद्धि दो कारणों से होती है। एक मार्गावरोधजन्य, ऑब्स्ट्रक्टिव फेनोमेना, और दूसरा धातु क्षयजन्य, जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस वात वृद्धि में उस मर्यादित रखने का कार्य मेद का स्निग्ध गुण करता है। जब मेद का स्निग्ध गुण कम हो जाएगा तो वात वृद्धि हो जाएगी। तथापि मेदक क्षय में वात वृद्धि होती, और चरक संहिता सूत्र स्थान में क्या लिखा है? प्लीहा। इस वात के, बढ़े हुए वात के कारण वर्धिष्णु होती है, उसका साइज भी बढ़ जाता है। वात वृद्धि के कारण स्प्लेनोमेगाली होती है, ऐसा वन ऑफ द रीजन। दूसरा, एक दूसरा स्पष्टीकरण उसका क्या है, मेद धातु क्षय में प्लीहा वृद्धि क्यों, उसका दूसरा स्पष्टीकरण, मेदक क्षय से जो ग्रस्त कृष्ण व्यक्ति होती है उसमें प्लीहा को सहारा देने वाले जो स्प्लेनिक लिगामेंट्स होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। उनके संवर्धन का मतलब टोन कम आने से प्लीहा वृद्धि मतलब पाल्पेबल स्प्लीन, ये अवस्था उत्पन्न होती है। तो यहां संबंध किसका है? एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, स्प्लेनिक लिगामेंट्स बिकम्स लूज। तीसरा कारण, आवश्यकता के अनुसार मेद की आपूर्ति करने का कार्य, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ द फैटी टिश्यू और द एडिपेटिक टिश्यू, प्लीहा अंशतः ये कार्य करती है। स्प्लीन डज दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो मेदक क्षय में ये फैट टिश्यूज, फैट सेल्स ज्यादा निर्माण करने का कार्य बढ़ गया, तो इसी के कारण प्लीहा वृद्धि भी हो सकती है, ऐसा एक माना गया है, मेद धातु क्षय प्लीहा वृद्धि। और जो चौथा कारण यहां पर लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट हैज टेक्सचुअल रेफरेंस। मेदक क्षय में प्लीहा वृद्धि का कारण एक्सप्लेन बाय वाग्भट, ईश्वर कृष्ण टीका। ये देखिए, उरकंठ शिरः क्लोम पर्वाणि आमाशयो रसः मेदो घ्राणम जिह्वाच कफस्य सूत्राम पुरः। तो इसमें ये शब्द यहां पर आया गया है, ये सब कफ के स्थान बताए गए हैं, कफ दोष के स्थान। ये श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। कंठशिरा क्लोम पर्वाणि आमाशयो रसः मेदो घ्राणम जिह्वाच कफस्य सूत्रा। निश्चित रूप से उर इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, चेस्ट। फिलहाल उसमें मेद भी कफ का आश्रय स्थान है। तो कैसे हो जाएगा? मेदक क्षय जब हो जाएगा तो कफ भी कम होता है, और कफ जब कम हो जाएगा उसकी समान गुणों की अपने आप क्षीणता हो जाएगी। तो कफ के जो गुण है, शीत गुण कम हो जाएगा, गुरु गुण कम हो जाएगा। क्षय का मतलब है डेफिशिएंसी, और शीत और गुरु गुण कम हो गए तो हाउ इट कैन बी काउंटर बैलेंस, अपने आप शरीर होम्योस्टेसिस कैसे बनाएगा? तो शीत गुण के अपोजिट जो है उष्णता की वृद्धि देखी जाती है। गुरु के अपोजिट जो है, गुरु के अपोजिट यहां पर देखिए लघु गुण की वृद्धि हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है मेदक क्षय में उष्ण और लघुता बढ़ जाती है, और उष्णता लघुता किसके गुण है? पित्त दोष के गुण है। तो मतलब आखिर में व्हाट इज द एंड रिजल्ट? आखिर में क्या हो जाएगा? पित्त वृद्धि हो जाएगी। पित्त और रक्त का आश्रय आश्रय संबंध है,
पित्त वृद्धि हो गई तो रक्त वृद्धि हो गई, और रक्त वृद्धि होने के कारण प्लीहा वृद्धि होती है। ऐसा क्यों? यहां लिखा है क्योंकि गर्भस्य यकृत प्लीहानौ शोणितजौ, ये जो लिवर एंड स्प्लीन, दीज ऑर्गन्स आर रिलेटेड विद द ब्लड, यू अंडरस्टैंड? सो व्हेनेवर देयर इज रक्त वृद्धि, ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट द स्प्लेनोमेगाली। तो अभी मेदक्षय को हमें ट्रीटमेंट देना है, अगेन यू हैव टू यूज, आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? सामान्य विशेष सिद्धांत। तो मेद के समान गुणी आहार विहार औषधि की आप योजना कर सकते हैं। आहार में दुग्ध, घृत, घी, मिल्क, नवनीत, बटर अधिक होना उचित है। मेद धातु को वेट बढ़ाना है आपको, तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज आवश्यक है। विश्राम करना, रेस्ट करना, भागदौड़ कम करना, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस शुड बी अवॉइडेड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मेद धातु भाग 3 में प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे जी ने मेद धातु सारता, उपधातु, मल वृद्धि क्षय, इसके बारे में चर्चा की है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि खाली ये भाग 3 से आपको काम नहीं होगा, आप मेद धातु भाग 2, जिसमें मेद धातु के गुण प्रमाण कार्य का चर्चा की गई है, और मेघ धातु जो पार्ट 1 है, जिसमें नाम निरुक्ति, पर्याय स्थान, संगठन स्वरूप, धातु प्रकार, परिणमन, परिणमन काल की चर्चा की गई है, वो वीडियोस आप जरूर देखिए। ऐसे ही पूरे वात पित्त कफ के, रस रक्त मांस में, दस की मज्जा शुक्र के और मूत्र पुरुष श्वेत के वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल में जो मेरा है आयुर्वेद एकेडमी, उसमें मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको विनंती करता हूं कि लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ही मेरा ये चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विश यू बेस्ट फॉर योर स्टडीज, फॉर योर हेल्थ, एंड आई विश एवरीबडी हैप्पी, हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ। टेक केयर।